वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में का फर्स्ट पार्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आइए देखिए क्या है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रॉ वाटर एंड देयरफॉर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इंक्लूड वन और मोर और ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस। जहाँ से रॉ वाटर लेते हैं वो वाटर बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम जो ट्रीटमेंट प्लांट में यूनिट बिठाएंगे उसको वो यूनिट की ज़रूरत है क्या नहीं। यहाँ मैंने रिवर बताया है, ग्राउंड वाटर टेबल भी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है। तो ये एक जनरल वाटर ट्रीटमेंट का लेआउट है। इसमें से कुछ चीज़ें हो भी सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती है, और अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग यूनिट बताया है अकॉर्डिंग टू द रॉ वाटर। आइए देखिए क्या है। फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग, जहाँ से बड़े बड़े जो लार्ज साइज मैटर्स है वो हम निकालते हैं। फिर पंप है, एरेटर है, कोएगुलेटर है, फ्लोक्यूलेटर है, सेडिमेंटेशन टैंक है, फिल्ट्रेशन है, डिसइंफेक्शन है, ओवरहेड टैंक में जाता है पानी, फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है अंडर द ग्रेविटी। इसमें से कोएगुलेटर, फ्लोक्यूलेटर ये सेडिमेंटेशन का ही पार्ट आता है। कंबाइन करके इसको क्लैरी फ्लोक्यूलेटर भी बोलते हैं। आगे हम वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है प्रोसेस। नाउ रॉ वाटर इज नथिंग बट अनट्रीटेड नेचुरली अवेलेबल वाटर। वहाँ से हमने पानी लिया है, वो जो भी वाटर कहलाएंगा वो रॉ वाटर कहलाएंगा। फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ज़रूरी है। रिमूव लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स। जो पंप है, जो पंपिंग के लिए पानी रहेगा उसमें अगर बड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो वो वहाँ के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को ख़राब करेंगे। आगे फ्यूचर में जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत रहती है। तो remove large floating matters, thereby protect the pump and other mechanical equipment and reduce load on other treatment units. Screen are always kept inclined at 45 to 60 degree with horizontal. ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो इफेक्टिवनेस है क्लीनिंग की वो बढ़ जाती है अगर हमने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्क्रीन को रखा है। स्क्रीन के कुछ टाइप्स रहते हैं, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, एमपीएससी में इतना डिटेल आएगा नहीं। नेक्स्ट है एरेशन प्रोसेस। एरेशन प्रोसेस में आता है, in this process water is brought in intimate contact with air so that the water can absorb oxygen from air. एरेशन में क्या करते हैं, पानी में कुछ डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं, कुछ मेटल्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं जो अनडिजायरेबल है। तो उसको निकालने के लिए हम उसको ऑक्सीजन, पानी का ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाते हैं, या फिर उसको वो मेटल्स को हम इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लाने के लिए, मिनरल्स या मेटल्स, उसको हम कोशिश करते हैं। The objective here is to removal of undesirable color order test. कलर ऑर्डर टेस्ट ये क्यों आता है, क्योंकि मिनरल्स है, डिजॉल्व मिनरल्स है, गैसेस है, इसकी वजह से आता है। रिमूवल ऑफ डिजॉल्व मिनरल लाइक आयरन एंड मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये दो के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। गैसेस है, वोलेटाइल लिक्विड लाइक फिनॉल एंड ह्यूमिक एसिड। इसके कुछ मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट आता है मेथड बाय एयर डिफ्यूजन। इसमें क्या किया जाता है, टंकी के नीचे ही एयर कंप्रेसर लगा के प्रेशर को पंप किया जाता है। इसकी वजह से जो बबल्स निकलते हैं पानी में वो डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में रहने के कारण और वो सरफेस से ऊपर फ्लोट होते जाते हैं, और इस हिसाब से ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है पानी का। अभी ये स्मॉल स्केल के लिए यूज़ होता है, और इसमें ऑक्सीडाइजेबल मेटल अगर रहेगा तभी इसका फ़ायदा है, और इसकी जो एफिशिएंसी है विथ रिस्पेक्ट टू गैस कम है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी जो एफिशिएंसी है वो विथ रिस्पेक्ट टू गैस लेस है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रिकलिंग बेड। ट्रिकलिंग बेड में ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक अलग चीज़ ये है कि एक रोटेटिंग आर्म रहता है, और वहाँ से एक पोरेशन रहेंगे, पोर्स बोलेंगे, परफोरेटेड पाइप रहता है, वहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, और जो पानी गिरता है वो पहले कोक बेड पे गिरता है। तो इसमें ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो ट्रिकलिंग बेड है उसमें जो बेड है वो किस चीज़ का बना है, तो वो कोक का बना रहता है। वो कोक में से वो जाके पास होके आउटलेट से निकल जाता है। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है, पर इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हाई है, और इसमें क्लॉगिंग का भी इशू होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखने वाली क्या है, कोक है, एंड इसकी एफिशिएंसी, ईटा बोलते हैं एफिशिएंसी को, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, एफिशिएंसी इज, हाँ सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग,
नेक्स्ट आता है बाय स्प्रे नोजल। अगेन सेम है। अभी अभी परफोरेशन और नोजल में फ़र्क रहता है। ये नोजल एक टेपरिंग वाला एक स्ट्रक्चर रहता है स्मॉल, जिसको प्रेशराइज फोर्स से पानी को ढकेलना पड़ता है। तो इसमें अगेन प्रॉब्लम ये है कि नोजल क्लॉग हो सकते हैं, पर इसका एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, क्योंकि ये नहीं बोले तो स्प्रे के हिसाब से काम करेगा। तो इसमें जो पानी का पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर होता है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू गैस हाई है। तो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू गैस इज नियरली 100%। ओके, एंड नेक्स्ट आता है बाय कैस्केड। ये काफ़ी ट्रीटमेंट प्लांट में लगाया जाता है, लार्ज स्केल ट्रीटमेंट प्लांट में काफ़ी लगाया जाता है, इकोनॉमिकल है। इसमें कुछ नहीं, कैस्केड का मीनिंग रहता है स्टेप जैसा, जो स्टेयरकेस है वैसा। अभी मैंने ऊपर जो लेआउट में बनाया है वो भी एक स्टैंडर्ड लेआउट है, ऐसा वाला, जिसमें बीच में से ये लगा देते हैं पानी और वो फ्लो होगा ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि पानी को फ्लो कंटिन्यूस रखते हैं कम इस पे वेलोसिटी पे, और पानी नीचे गिरते रहता है और टर्बुलेंस रहता है पानी में। तो इसलिए ड्यू टू टर्बुलेंस हवा में की एयर उसमें घुल मिलती है। तो इसका बेसिक फंडा ये है, और ये मोस्टली यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़। इकोनॉमिकल एक बार स्ट्रक्चर बनाया तो इसका मेंटेनेंस का इशू नहीं है, इसलिए बाय कैस्केड एरेशन काफ़ी बार देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। मैंने ऊपर प्रोसेस में लेआउट में सेडिमेंटेशन को बाद में रखा है, कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन को पहले रखा है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा बाद में, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसका रीज़न है। देखते हैं सेडिमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। So sedimentation, it is a natural process by which solid with higher density than fluid in which they are suspended settles under the action of gravity। अभी सेडिमेंटेशन से मीनिंग ये समझता है कि पानी में अगर कुछ पार्टिकल्स है जो सेटलेबल है, सेटलेबल मतलब जो पानी है, पानी यहाँ फ्लूइड इसलिए यूज़ किया है कि फ्लूइड मतलब उसमें गैसेस भी इन्वॉल्व है, उसमें बाकी के मिनरल्स भी है, वाटर में नहीं कहा गया है। तो फ्लूइड की अपनी अलग ग्रेविटी रहती है, और जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन में अगर वो इतना बड़े हैं, इनफ है उनकी ग्रेविटी कि वो खुद को सेटल कर सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी। द पार्टिकल विच डू नॉट चेंज द शेप, साइज, वेट व्हाइल सेटलिंग डाउन इन द फ्लूइड आर नोन एज डिस्क्रीट पार्टिकल। इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, तो डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब जिसका शेप, साइज एंड वेट चेंज नहीं होता है सेटल होते टाइम, और ये पूरा एजम्पशन डिस्क्रीट पार्टिकल के ऊपर ही है, जो फॉर्मूलेज भी डिराइव है इसमें वो भी। द पार्टिकल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1.2, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, readily settle down at the bottom of the tank due to force of gravity. This phenomena is known as hydraulic subsidence। ये भी पूछ सकते हैं क्या रहता है हाइड्रोलिक सब्सिडेंस। जिसकी ग्रेविटी 1.2 से ज़्यादा है वो पार्टिकल खुद ब खुद सेटल हो जाएगा पानी में। पानी की ग्रेविटी नियरली 1 रहती है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये भी पूछा जाता है कि पानी का जो सेटलमेंट है वो किस किस चीज़ पे ऊपर डिपेंड है। एक तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सेडिमेंटेशन में डिज़ाइन का कंसिडरेशन में ये इम्पोर्टेंट है कि जो पानी का फ्लो है वो धीमे आँच इस पे रहे, फ्लो पे रहे, स्पीड पे रहे, क्योंकि पार्टिकल्स को हम टाइम देते हैं सेटल होने के लिए, उसको बोलेंगे डिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट आता है साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल। बड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो जल्दी सेटल होंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं होंगे अगर लेंथ ऑफ द टैंक इतनी बड़ी नहीं है और फ्लो का स्पीड इतना कम नहीं है, ज़्यादा है, तो कुछ तो पार्टिकल रह जाएंगे सस्पेंशन में, तो उसको हम आगे जाके कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के हिसाब से निकाल लेते हैं। एंड थर्ड वन इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अगेन पानी की विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है कि वो पानी को सेटल होने में अगर विस्कोसिटी कम है तो पार्टिकल्स सेटल जल्दी होंगे, और विस्कोसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल सेटल जल्दी नहीं होंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सेटलिंग वेलोसिटी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते हैं क्या है।
स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन लैमिनार फ्लो, तो इसमें कंसिडर क्या किया है, द फ्लो इज लैमिनार, तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो लैमिनार है, मतलब स्पीड कम है, टर्बुलेंस नहीं है, एकदम शांत है, स्टेडी है फ्लो, उसको लैमिनार बोलते हैं। और यहाँ पे कंसिडर वो किया है, और इसमें स्टोक्स ने अपना फॉर्मूला लगाया है। अपने जो रेफरेंस बुक है उसमें काफ़ी फार्मूलेज है, पर काफ़ी बार पढ़ने में ये आता है, हाइड्रोलिक्स में भी यही है। तो स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन लैमिनार फ्लो वो है Vs इज इक्वल टू, Vs स्टैंड्स फॉर सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर इन ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 18 इंटू म्यू। यहाँ पे डी इक्विवेलेंट और हाइड्रोडायनेमिक डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन मीटर, Vs is settling velocity meter per second, mu is equal to kinetic viscosity of water meter square per second, और mu मतलब ही mu अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। म्यू मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, उसका यूनिट है पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर ही पास्कल को बोला जाता है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको अपन एग्जाम में दो हिसाब से पूछा जाता है, इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये जो नीचे है टर्म 18 के साथ वो डायनेमिक है, अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो सेम रहेगा फॉर्मूला, और ये नीचे एक डेंसिटी का एक नया पैरामीटर ऐड हो जाता है, तो डेंसिटी हम काट के एंड में आंसर आता है सेटलिंग वेलोसिटी Vs इज इक्वल टू जी स्पेसिफिक ग्रेविटी डी स्क्वायर। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जी नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.81 जो है। डी स्क्वायर इज अगेन द पार्टिकल डायमीटर है, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पार्टिकल। एस मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स और पार्टिकल, ऑर्गेनिक रहेगा तो अलग आएगा, इनऑर्गेनिक रहेगा तो अलग आएगा। इनऑर्गेनिक का स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 2.6 रहता है, एंड ऑर्गेनिक का लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 1.9। ओके, ये कुछ फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। अगर पानी इतना ख़राब नहीं है, उसमें सस्पेंशन में पार्टिकल्स कम है, नहीं तो निग्लिजिबल है, तो हमको क्लैरिफ्लोकुलेटर या कोएगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम प्लेन सेडिमेंटेशन देके जो पार्टिकल्स है उसको सेटल कर सकते हैं, उसको ही प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज टू रिमूव द हेवियर सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर, हियर वाटर इज डिटेन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डिटेंशन पीरियड देते हैं यहाँ पे। तो ये डिज़ाइन कंसिडरेशन में आता है, पीरियड को हम डिज़ाइन भी करते हैं, डिटेंशन पीरियड को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेडिमेंटेशन कैसी होता है। तो इसमें बेसिकली सेडिमेंटेशन टैंक में जोन कंसिडर की जाती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑल द सेडिमेंट टैंक्स हैव 4 जोन ईच विद द ओन फंक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेडिमेंटेशन टैंक में कितने जोन रहते हैं। तो फर्स्ट आता है इनलेट, एज फिगर में बताया है कि इनलेट जोन आउटलेट राइट साइड से है, सेडिमेंटेशन जोन बीच में है, या फिर इसको सेटलिंग जोन बोलेंगे। एंड लास्ट वन है स्लज। स्लज मतलब जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हुए हैं उसको हम स्लज बोलते हैं, वो अनवांटेड है इसलिए। तो आते हैं फर्स्ट इनलेट पे। इनलेट टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग वाटर एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इट अक्रॉस द बेसिन। तो ये पानी को थोड़ा धीमा कर देता है। ओके, सेकेंड इन सेटलिंग जोन। अभी ये कंसिडर किया जाता है कि सेटलिंग जोन में ही पूरे सस्पेंशन सेटल होते हैं, पार्टिकल जो सस्पेंशन में, टू प्रोवाइड क्विंसेंट कंडीशन फॉर सस्पेंडेड सॉलिड टू सेटल। ओके, तो ये अगर क्वेश्चन आए तो ये सेटलिंग जोन में ही होते हैं। आउटलेट टू प्रोवाइड स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम काम कंडीशन टू आउटलेट फ्लो विदाउट कॉजिंग करंट और एडी टू प्रिवेंट रिसस्पेंशन ऑफ सेटल। तो यहाँ लैमिनार फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ये विदाउट कॉजिंग एनी करंट, ये इंपॉर्टेंट है। दिस विल अदरवाइज इम्पेयर the treated water quality. Okay, and the last one is sludge to collect the settled solid intact with and keep them separated from the other particle. तो ये भी important है। तो sludge जहाँ है, sludge zones के ऊपर ही आउटलेट बना रहेगा, कभी भी उसके नीचे नहीं बनाते हैं, तो ये भी important है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन टैंक के क्लासिफिकेशन पे। सेडिमेंटेशन टैंक सर्कुलर भी हो सकती है। सर्कुलर कब रखते हैं, जब जो इनलेट है वो ऊपर से सेंटर में से पानी गिरा रहे हैं, तब सर्कुलर रखते हैं। रेक्टेंगुलर ऊपर जैसे देखा, रेक्टेंगुलर की एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से जा रहा है। सर्कुलर में ऊपर से आएंगे तो नीचे से जाएगा। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल एंड वर्टिकल, जैसे मैंने बताया। बेस्ड ऑन फंक्शन, अभी सेडिमेंटेशन टैंक
को कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन को इन्वॉल्व किए तो वो अलग रहेगा, उसको पूरा मिला के क्लैरिफ्लोकुलेटर बोलेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें आता है बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन में ए पार्ट आता है टू रिमूव सेटलेबल सॉलिड्स only either by plain sedimentation or after flocculation. Example, conventional sedimentation basing high rate modifications such as tube and plate settlers and dissolved air flotation. या तो फिर बी है combined flocculation clarification. हाँ, एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, सेडिमेंटेशन को क्लैरिफिकेशन भी बोला जाता है, सेडिमेंटेशन को क्लैरिफिकेशन, ये जो नीचे है क्लैरिफिकेशन भी कहा जाता है इसको, तो ये इम्पोर्टेंट है। Process into a single tank. Example, solid contacts units such as sludge blanket clarifier, slurry recirculation clarifier and clariflocculator. इसमें से कुछ चीज़ें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, थेरी सेम है दोनों में, इसलिए यहाँ लिखा है। नेक्स्ट आता है इसमें की डायग्राम। रेक्टेंगुलर टैंक में एक साइड से आता है, इसमें पार्टीशन वॉल है, नहीं तो उसको बैफल वॉल बोलेंगे। हम पानी को ज़्यादा इससे फॉलो होने देते हैं पार्टीशन से, क्योंकि फिर वो जो सस्पेंशन में है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर करके पानी निकलेगा। तो ये है डायग्राम, प्लान है, सेक्शन है, ओके। और जो नेक्स्ट है वो है सर्कुलर टैंक। इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें एक स्क्रैपर लगा रहता है जो साइमल्टेनियसली स्लज को निकालते रहेगा। तो ये सेल्फ क्लीनिंग है, यहाँ पे एक बंदा लगाना पड़ेगा रेक्टेंगुलर में, ये बीच नीचे का स्लज निकालने में, ओके। और यहाँ पे खुद ये ड्राइविंग यूनिट उसको निकालते रहेगा। तो ये अच्छा है, ये कंटिन्यूस फ्लो के लिए अच्छा है। कौन सा? सर्कुलर टैंक। इसका अलग डिज़ाइन है, डिज़ाइन कंसिडरेशन यहाँ मैं कंसिडर नहीं करूँगा, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट कोएगुलेशन, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अभी क्या होता है सेडिमेशन टैंक में, सस्पेंशन में जो पार्टिकल है जो सेटल नहीं हुआ है, तो वो तो साइज में छोटा रहेगा, नहीं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होंगी। तो इसमें क्या करते हैं, कोएगुलेंट एजेंट मिलाते हैं, उसकी वजह से जो स्मॉल पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ चिपक के उसकी साइज बढ़ती जाती है और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाती है। और इसके साथ ही एक पॉइंट पे वो इतना अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाती है कि वो खुद ब खुद सेटल हो। तो कोएगुलेशन ऐड करने से उसको मिक्स करने तक का, एंड मिक्स होने के बाद जो फ्लॉक फॉर्म होता है फ्लॉकुलेशन से, ये तीनों प्रोसेस एक में हम समा सकते हैं, वो है क्लैरिफ्लोकुलेटर। नहीं तो इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं, थ्योरी क्या है कोएगुलेशन की। द थ्योरी ऑफ कोएगुलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द फॉलोइंग फेनोमेना। फर्स्ट आता है फ्लॉक फॉर्मेशन। तो व्हेन सम केमिकल नोन एज कोएगुलेंट आर मिक्स्ड विथ वाटर थोरोली, a thick gelatinous precipitate is formed which is known as flock। तो फ्लॉक मतलब क्या, कोएगुलेंट डालने के बाद अच्छे से थरोली मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनेगी, जो और जिलेटिनस रहेंगे तो चिपचिपा रहेगा, वो अदर पार्टिकल को एड्जॉर्प्शन से, नहीं तो उसमें भी अलग अलग ये है मैकेनिज्म, उसकी वजह से वो फ्लॉक फॉर्म करेगा। दिस फ्लॉक हैज़ गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर, जैसे मैंने कहा, एंड सेटल डाउन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ टैंक। या तो फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी लोगों ने सुना रहेगा, डे टू डे लाइफ में भी हम उसको फील कर सकते हैं। बॉडी में चार्ज मतलब जो कपड़े, वुलन कपड़ों पे अगर हमने स्केल खींचा तो उसको एक चार्ज क्रिएट होता है। सेम वे इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है पार्टिकल्स में। मतलब मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बताया कि स्टैटिक करंट, इवन दो करंट ऐसे AC/DC में नहीं आता हो, बट एक चार्ज रहता है हर एक पार्टिकल को, तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द आयन ऑफ फ्लॉक possesses पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है फ्लॉक आयन को, एंड जो कोलाइडल पार्टिकल है possesses नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रिपेल्स, और फ्लॉक फॉर्मेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स। तो इसकी वजह से ड्यू टू फ्लॉक फॉर्मेशन, एक तो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट की वजह से, एंड एक ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से फ्लॉक फॉर्म होते हैं, पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। So the flock attract the colloidal particle while it travels toward the bottom of tank। तो ये दो मैकेनिज्म है कोएगुलेशन में, A एंड B, जिसकी वजह से फ्लॉक बड़े होते जाते हैं और सेटल डाउन होते हैं। अभी फ्लॉकुलेशन का क्या है सिस्टम देखते हैं। द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक इज टर्म्ड एज फ्लॉकुलेशन, बट ऑब्वियस फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक को फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ फ्लॉक डिपेंड्स ऑन, एक तो डोज ऑफ कोएगुलेंट,
लास्ट टॉपिक है कि कोआगुलेंट का डोज कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगा। जार टेस्ट है उसमें। तो डोज अगर ज़्यादा भी डाले तो प्रॉब्लम है, कम भी डाले तो प्रॉब्लम है। कोआगुलेंट का डोज प्रॉपर रहना चाहिए, तभी उसका इफिशियंसी अच्छी रहेंगी। तो डोज ऑफ कोआगुलेंट शुड बी असर्टेन बाय लैबोरेटरी टेस्ट फॉर द सैंपल ऑफ वाटर। मिक्सिंग मतलब थरो मिक्स करेंगे अच्छे से तो ही उसका बेनिफिट है। द मिक्सिंग ऑफ कोआगुलेंट शुड बी परफेक्टली डन फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ। इसकी मिक्सिंग के भी बहुत टाइप है, 3-4 फास्ट मिक्सर है वगैरह, इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं एंड में सब होने के बाद जो चीज़ें मैं ले रहा नहीं अभी, वो एंड में डिस्कस करूँगा। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए साइड में रखा है। सो मिक्सिंग एक है, और पीएच वैल्यू। अभी कोएगुलेंट है, केमिकल है, उसके लिए एक पीएच चाहिए, इसकी एक रेंज है जहाँ पे वो अच्छे से एफिशिएंसी बता पाए, उसका केमिकल फॉर्मूला अच्छे से लग जाए। तो पीएच वैल्यू plays important role. pH value of water should be determined in the laboratory to select the type of coagulant. ओके तो हम रॉ वाटर जहाँ से हम पानी को ट्रीट करेंगे उसको लैब में लाके उसका डोज ऑफ कोएगुलेंट निकालेंगे, पीएच वैल्यू चेक करेंगे, मिक्सिंग चेक करेंगे क्या है। अभी नीचे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। By settling down, the floc attract more and more suspended impurities, and thus the size of the floc goes on increasing. Ultimately, the surface area of the floc becomes sufficiently wide to arrest colloidal matters, organic matter and some amount of bacteria. तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन की वजह से ना सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड सेटल होते हैं, पर उसमें कोलाइडल पार्टिकल जो है, कोलाइडल पार्टिकल अलग रहते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल अलग रहता है। कोलाइडल पार्टिकल भी निकलते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है और जिसमें बैक्टीरिया है वो भी रिमूव होते हैं कुछ अमाउंट में, कुछ हद तक। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से यूनिट प्रोसेस में बैक्टीरिया मरते हैं, तो एक समझने लायक चीज़ तो है, डिसइंफेक्शन में बैक्टीरिया किल होते हैं। अगर 3-4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, अगर कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन रहेगा वो भी आएंगे उसमें, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था। अभी देखते हैं क्लैरी फ्लोकुलेटर, इसमें क्या है पहले समझ लेते हैं। ये जो लेआउट है, इसमें फर्स्ट इनलेट आता है, कोएगुलेशन डालते हैं, फीडिंग मेथड रहता है, ड्राई फीडिंग रहता है, वेट फीडिंग रहता है, उसके भी अलग टाइप है। तो यहाँ पे ड्राई फीडिंग है, फीडिंग चेम्बर में जा रहा है। यहाँ पे पेडल है, मिक्सिंग चेम्बर है। सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है मिक्सिंग के लिए, तब जाके फ्लॉक फॉर्मेशन होता है, और सफिशिएंट टाइम देने के बाद फ्लोकुलेशन में जाता है। फ्लोकुलेशन चेम्बर में फ्लॉक फॉर्म होता है, वहाँ पे भी अपने को एक पीरियड देना पड़ता है कि जहाँ पे फ्लॉक दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके उसकी स्पेसिफिक रेट बढ़ा के वो सेटल डाउन हो। तो नीचे स्क्रैपर है, स्लज बनते जाएगा, वो निकल जाएगा और फिर आउटलेट में पानी बहते जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लैरी फ्लोकुलेटर ही लगाते हैं, अलग अलग नहीं लगाते। डज क्लैरी फ्लोकुलेटर मीन्स क्या, बोथ फ्लोकुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन मीन्स सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस इन द सेम यूनिट, है उसको बोलते हैं क्लैरी फ्लोकुलेटर। इसमें कोएगुलेशन भी है, बट ऑब्वियसली फ्लोकुलेशन है तो उसमें कोएगुलेशन भी आएगा, इवन तो यहाँ पे दिया नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल यूज एज कोएगुलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये तो स्टार मार्क कर लो। पहला वाला एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस 18H2O, ये 18 काफ़ी लोग भूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का तो फॉर्मूला याद रहेगा, 18H2O को याद रखो, Al2SO4 थ्राइस 18H2O। तो इट इज़ कॉमनली नोन एज एलम, ये पानी में भी डालते हैं, एलम मराठी में मे बी त्रुटि बोलते हैं शायद। तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन बायोकार्बोनेट अल्कलिनिटी इफ प्रेजेंट रहेंगी तो एलम को काम करने के लिए बायोकार्बोनेट अल्कलिनिटी चाहिए, मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो पीएच है वो मे बी बेसिक साइड में ज़्यादा चाहिए। तो अगर अल्कलिनिटी नहीं है, इफ वाटर डू नॉट पोजेसेस अल्कलिनिटी, तो सम अमाउंट ऑफ लाइम सोडा या सोडा ऐश डालते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा ऐश हम पानी में डालते हैं उसका पीएच लेवल बढ़ाने के लिए और एलएम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। डज इट इज़ इफेक्टिव बिटवीन पीएच वैल्यू 6.5 to 8.5 7 के ऊपर बेसिक आता है, तो मैक्सिमम बेसिक साइड में है। इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस वेरी क्लियर वाटर। सेकेंड, जो फ्लॉक बनते हैं वो टफ रहते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं जब वो नीचे जाते टाइम, और ये वेरी चीपली अवेलेबल है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है कोएगुलेंट।
ओके, इसको याद रखो एलम। नेक्स्ट आते हैं कॉपरस पे। कॉपरस इज नथिंग बट FeSO4 H2O। Fe stands for iron sulfate H2O। इट इज इफेक्टिव एट pH greater than 8.5। इसको यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इट इम्पार्ट्स कलर। पानी में कलर निकालना अपना ज़्यादा एम रहता है, तो कॉपरस इफेक्टिव है पर पानी में कलर इम्पार्ट करता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। इसको क्या करते हैं हम? क्लोरिनेशन करते हैं। तो क्लोरिनेशन की वजह से ये क्लोरिनेटेड कॉपरस बनता है। ओके, तो इसमें लिखा है क्लोरीन इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट जो है FeSO4, तो आपने को मिलता है फेरिक सल्फेट प्लस FeCl3। ओके, तो फेरस सल्फेट इज इफेक्टिव फॉर pH वैल्यू 4 to 9 एंड फेरिक क्लोराइड इज इफेक्टिव फॉर pH 3.5 to 6.5। दोनों का अलग है। इसका क्लोरिनेटेड कॉपरस का एक कॉमन pH वैल्यू नहीं, दोनों को लेके एवरेज निकालना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताता हूँ। इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। याद रहेगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से कॉज होती है। तो इट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर एंड हेंस रिमूव हार्डनेस। तो इसका स्पेशलिटी क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज Na2Al2O4। इसमें H2O का कंटेंट नहीं लिखा मैंने क्योंकि नहीं था अवेलेबल। अगर कौन सी बुक में रहेगा तो उसको याद कर दो। रिमूव्स हार्डनेस इसकी स्पेशलिटी है। इट इज़ इफेक्टिव बिटवीन द pH 6 to 8.5। ओके, अभी इसको यूज़ नहीं करते, शायद ये महंगा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ऑल द कोएगुलेंट एक्सेप्ट सोडियम एल्यूमिनेट, ऊपर वाला जो अभी पढ़े, इंड्यूसेस हार्डनेस। तो सोडियम एल्यूमिनेट हार्डनेस निकालता है, तो बाकी के जो कोएगुलेंट्स है वो हार्डनेस इम्पार्ट करता है। इसीलिए सोडियम एल्यूमिनेट इज यूज्ड in boiler feed water for power plant because of its hardness removal efficiency। तो पानी में हार्डनेस ना हो, क्योंकि क्या होता है बॉयलर में जो स्केलिंग होती है वो हार्डनेस की वजह से होती है और उससे बॉयलर की एफिशिएंसी कम होती है। तो इसलिए पानी में सोडियम एल्यूमिनेट डाला जाता है जिसकी वजह से हार्डनेस निकलता है और वो इफेक्टिव कोएगुलेंट भी है। ओके, नेक्स्ट आता है जार टेस्ट फॉर फाइंडिंग कोएगुलेंट। जार टेस्ट में क्या होता है मैं अच्छे से बताता हूँ, एक मिनट इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, तो जार टेस्ट डायग्राम समझेंगे। नंबर ऑफ जार्स रहता है, एक जार का कैपेसिटी 12 लीटर है। ओके, नंबर ऑफ जार्स है। स्पिंडल है, मतलब उसमें एक रोटेटिंग यूनिट है और उसको पैडल्स लगे वाले हैं। जैसे पहले ऊपर डिस्कस किया कि कोएगुलेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो डोज कितना मात्रा में डाल रहे हैं, एक तो उसका पानी के साथ घुलना मिलना मिक्सिंग प्रोसेस, इसलिए पैडल डाल रहे हैं, और कितने टाइम के लिए घुमा रहे हैं, एंड पानी का pH। तो हम क्या करते हैं इसमें, इन दिस टेस्ट द apparatus consists of several jars of capacity 12 liters। स्पिंडल आर प्रोवाइडेड इन ईच जार, हर एक जार में स्पिंडल है। एज वी कैन सी स्पिंडल कैरी पैडल्स क्योंकि उसको घुमाना है एट लोअर एंड। द रॉ वाटर इज poured इन द जार, पानी डाल देते हैं, एंड द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कोएगुलेंट आर एडेड टू द वाटर ऑफ ईच जार। ये ट्रायल एरर मेथड ही है कि हम पानी का डोज कम ज़्यादा करके हर एक जार में डालेंगे अलग अलग क्वांटिटी। तो ड्राइविंग यूनिट इज स्टार्टेड विथ इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड रखते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 RPM पे रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 RPM पे। ड्राइविंग यूनिट इज स्टार्टेड विथ इनिशियल स्पीड। 5 मिनट बाद द स्पीड ऑफ द मोटर इज रिड्यूस। स्टार्टिंग का जो मिक्सिंग है वो फास्ट रहता है, फिर 5 मिनट बाद उसको थोड़ा स्लो करके स्लो स्पीड पे उसको 10 मिनट तक घुमाते हैं एंड उसके बाद रुका देते हैं और उसको 30 मिनट देते हैं फ्लॉक फॉर्मेशन के लिए और सेटल डाउन करने के लिए। आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक इन ईच जार इज ऑब्जर्व। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉक जिस जार में बना रहेगा वो जार का जो डोज हमने ऐड किया रहेगा ड्यूरिंग लेबोरेटरी टेस्ट वो हम पकड़ेंगे, कंसिडर करेंगे कि 12 लीटर के लिए इतना लगा, तो जो क्वांटिटी रहेंगी ये प्रोसेसिंग प्लांट की वो हिसाब से कितना डोज लगेगा। सो द अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट which produces good flock is considered as the required quantity for the treatment of particular sample of water। तो इस तरह हम जार टेस्ट से, एग्जाम में आए तो जार टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं डोज ऑफ कोएगुलेंट। ये इंजीनियरिंग में हुआ रहेगा, एनवायरनमेंट में, प्रैक्टिकल में। तो बस इतना ही है दोस्तों आज मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसमें आएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MPSC में
मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं रहूँगा क्योंकि एमपीएससी में इतना नहीं डीप में पूछेंगे, और एंड में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने जितने भी इन्वायरमेंट के कुछ डीप में ज़्यादा जाने ना के लिए मैंने रखा है टॉपिक्स, उसको मैं एंड में कवर कर लूँगा, जिसको अगर पढ़ना रहेगा वो पढ़ सकेगा, और एंड में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।